हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका रजत सर और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल पर। और आप लोग लगातार अपना सहयोग बनाए हुए हैं और लगातार आप लोग जो है आप चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उसी चीज़ को क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपके पास फिर लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार हमने एक चैप्टर उठाया था और अगर आपको ठीक तरीके से उस चैप्टर का नाम याद हो तो उस चैप्टर का नाम था किसान, जमींदार और राज्य। ठीक। तो आपको याद होगा इस वाले चैप्टर को हमने 3 भागों में तोड़ा था। हमने इसका पहले पढ़ा था भाग 1, उसके बाद दूसरा वीडियो भाग 2 और तीसरा वीडियो भाग 3। ये हमने 3 वीडियो में पढ़ा है, 1 2 3। ठीक। और इसके बाद हमने कहा था कि इसके बाद वाला जो हमारा सेगमेंट होगा वो होगा सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक। और इसके बाद वाला जो सेगमेंट होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, या आप उसको कह सकते हो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक। तो अब देखो हमने भाग 1 2 3 ये हमने क्या पढ़ा, भाग 1 2 3 ये क्या हुआ, ये हमने इसकी पूरी व्याख्या पढ़ ली। ठीक। व्याख्या के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर होगा आप कह सकते हो ये पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर से अगर कुछ भी आपसे पूछा जाएगा तो आपकी रडार से वो चीज बाहर नहीं होगी, बहुत आसानी के साथ आप हर सवाल का जवाब दे पाओगे। मेरा उद्देश्य यही है कि एग्जाम में आपकी कलम नहीं रुकनी चाहिए, आपके मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा ना रहे, सारा कुछ एकदम क्लियर कट रहे तो गाड़ी हमारी ठीक चलेगी, सब कुछ स्मूथली चलेगा। तो इसी क्रम में आज जैसा कि हमने आपको बताया कि आज इस चैप्टर का ये चौथा वीडियो है, तो इस चौथे वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। ठीक। तो सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर में हम लोग आज 5-10 क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे करके जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आईने अकबरी के विषय में आप क्या जानते हैं। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन ऐसे लिख लिया, मैं एक क्वेश्चन आपको लिखना सिखाता हूं, क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है। जैसे आपके सामने एक प्रश्न है, आइन ए आईने अकबरी से आप क्या समझते हैं। ठीक। तो अब आपको बताना होगा आईने अकबरी से आप क्या समझते हैं, जो समझते होंगे आप वही बताइएगा। तो ये रहा आपका प्रश्न। ठीक। ये क्या रहा, ये रहा प्रश्न। अब आपको बताना है उत्तर कि आप वास्तव में आईन अकबरी से क्या समझते हैं। तो आप लिखेंगे उत्तर, और उत्तर हमेशा किसी भूमिका से लिखा जाता है। जैसे आप यूं लिख सकते हैं कि फारसी भाषा में आइन का फारसी भाषा में आइन का तात्पर्य होता है कानून। अतः अकबर के शासनकाल के दौरान उनके दरबारी इतिहासकार
अबुल फजल के द्वारा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया कानूनी ग्रंथ ही आइन ए अकबरी कहलाता है। अगर 2 नंबर का सवाल है, आपका आंसर पूरा हो गया। आपने इसमें सब कुछ बता दिया कि अब इसको क्या है, आप जैसे क्या करोगे, इसको आप अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल फारसी भाषा, ठीक, आइन का तात्पर्य क्या होता है, कानून, अकबर के शासनकाल, दरबारी इतिहासकार। आपने सारी चीजें वो बता दी जो एग्जामिनर सोच के बैठा था कि मुझे ये देखना है। अब इसके बारे में अगर आपको लिखना है तो यहां पे आप यूं लिख सकते हो, आईने अकबरी। अगर इसकी विशेषताएं बतानी है तो आप बहुत आराम से ऐसे आईने अकबरी लिखो और इसमें अब जो है आप ऐसे एरो बनाकर आराम से लिख सकते हो। इसकी भाषा फारसी है, इसकी भाषा फारसी है, ठीक है। इसके 5 भाग हैं, ठीक है, और इसमें अकबर कालीन राजस्व, कृषि, फसलें, सिंचाई के साधन, कर, भारत की जातियां, एवं संस्कृति का वर्णन सुंदर तरीके से किया गया है। सुंदर तरीके से किया गया है, ठीक। आपका आईने अकबरी का पूरा मामला तैयार हो गया। 4-5 नंबर का आपका प्रश्न बन गया, ठीक। तो इस तरीके से किसी क्वेश्चन को लिखा जाता है, बहुत अच्छे टू द पॉइंट में। तो देखिए, ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक, कि आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया एक फारसी ग्रंथ है या फारसी भाषा का ग्रंथ है। यह मुगल काल में कौन, अकबर के समय का खेतिहर समाज, कृषि व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था इत्यादि पर विशेष रूप से प्रकाश डालता है। यानी उस अकबर के समय का खेतिहर समाज, कृषि व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, इन सारी चीजों का बड़ा सुंदर विवेचन इस किताब में अबुल फजल ने किया हुआ है, ठीक। आईने अकबरी के चौथे भाग में, इसके 5 भाग मैंने आपको बताए, चौथे भाग में हिंदुस्तान की जातियों, ऋतुओं, फसलों और कुदरती सौंदर्य का जिक्र है। मतलब इसमें कैसी फसलें होती थी, ठीक है, यहाँ की जातियां कैसी होती थी और भारत की जो सुंदरता थी, प्राकृतिक सुंदरता, उसका बड़ा अच्छा विवेचन इसमें किया गया है। अच्छा,
साथ ही राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक जीवन, सूफी संतों की जीवनियों और न्याय प्रणाली पर भी प्रकाश डाला गया है। मतलब अकबर के समय राजनीति, अकबर के समय का साहित्य, धार्मिक जीवन और उस समय के तमाम सूफी संतों की जीवनी, अकबर की न्याय प्रणाली इत्यादि के बारे में भी इस ग्रंथ में विस्तार से लिखा गया है। अगली लाइन आप लिखो, पांचवें और अंतिम भाग में अकबर के शुभ वचन और लेखक की आत्मकथा दी गई है। जो इसका अंतिम भाग है, पांचवा भाग, इसमें अकबर के कुछ अच्छी बातें कही गई हैं, शुभ वचन, और अबुल फजल का पूरा जीवन परिचय दिया गया है। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने बताया, आप इसको वैसे भी लिख सकते हो। आगे लिखा है, आप सूफीवाद से क्या समझते हैं। देखो, हमने आपको पढ़ाया होगा भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन हमने आपको जो पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था कि हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां भर गई आके, जैसे जाति प्रथा, जैसे दहेज प्रथा, जैसे पुरोहितवाद, आडंबर, कुरीतियां, धार्मिक भेदभाव, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, अस्पृश्यता, सैकड़ों की संख्या में यहां पे क्या हुआ कि तमाम कुरीतियां भर गई आके। ठीक, उन्हीं कुरीतियों को हटाने के लिए हमारे यहां कुछ हिंदू संतों ने बीड़ा उठाया, जिनको भक्ति आंदोलन के संत कहा जाता है, और उसी को भक्ति आंदोलन कहा जाता है। इसी प्रकार से जब इस्लाम धर्म में बहुत सारी कुरीतियां फैल गईं, तो इस्लाम धर्म के वे संत जो इस्लाम धर्म में सुधार के लिए आगे आए, उन्हीं को सूफी कहा जाता है। हालांकि सामान्य सा मतलब है, सूफी का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनने वाले और शुद्ध और पवित्र आचरण करने वाले लोग। तो इस्लाम में वे संत जो बहुत ही पवित्र और शुद्ध आचरण का व्यवहार करते हैं, उनको सूफी कहा जाता है, और उनकी जो विचारधारा है उसे सूफीवाद कहा जाता है। तो आप इसको ऐसे आंसर में पिरो सकते हैं, इस्लाम के आरंभिक शताब्दियों में एक धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती भौतिक विषयशक्ति के विरुद्ध सूफी कहे जाने वाले एक वर्ग का उद्भव हुआ, जो रहस्यवाद और वैराग्य की ओर मुड़ा। आप यूं भी लिख सकते हैं कि इस्लाम धर्म में, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा आप सूफीवाद से आप क्या समझते हैं, तो आप सूफीवाद के बारे में यूं भी लिख सकते हैं, सूफीवाद। ठीक है, सूफीवाद के बारे में आप यूं लिख सकते हैं। ठीक है, क्या सूफीवाद के बारे में आप अगर इतनी लंबी लाइन नहीं लिख सकते हैं, तो एक बहुत छोटी सी लाइन आप लिख सकते हैं, और बड़ी कमाल की लाइन है कि इस्लाम धर्म की इस्लाम धर्म के सुधार के लिए जो रहस्यवादी अथवा वैरागी संतों ने आंदोलन चलाया, उन्हें सूफी कहा गया तथा इनकी विचारधारा को सूफीवाद कहा गया। अब ये 2 नंबर का आपका आंसर हो गया बहुत शॉर्ट तरीके से। अब ये जो सूफी हुआ करते थे, इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, इनकी विचारधारा क्या थी। ठीक, अगर आप इनकी विचारधारा के बारे में बात करेंगे, आपने सूफीवाद बता दिया, अब सूफीवाद को थोड़ा बताइए, सूफीवाद या इनकी विचारधारा क्या थी। इनकी विचारधारा बड़ी मतलब अच्छी कोमल थी। ठीक है, ये
सादगीपूर्ण व सरल जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। साथ ही एक ईश्वर को मानते थे, ठीक है। घुमक्कड़ी जीवन था इनका, घूमते रहते थे, इनका घुमक्कड़ी जीवन होता था, ठीक है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर होते थे। क्या? ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, ठीक है। और अल्लाह की इबादत में फना हो जाना, कहते थे आप हमेशा अल्लाह की इबादत करो, और साथ ही साथ भक्ति और प्रेम, त्याग, तपस्या, अहिंसा, यही सारी बातें इस्लाम धर्म के जिन संतों ने शुरू की उन्हीं को सूफी कहा जाता है, उन्हीं की विचारधारा को सूफीवाद कहा जाता है। तो ये क्या है? देखो, इन सूफियों द्वारा चलाए गए मत को सूफीवाद कहा जाता है, या इन्हीं सूफियों की विचारधारा को सूफीवाद कहा जाता है। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की, मतलब इस्लाम धर्म में जितनी भी रूढ़िवादी चीजें थीं उसकी सब की आलोचना की। अच्छा, उन्होंने मोक्ष के लिए ईश्वर भक्त तथा उनके आदेशों का पालन पर बल दिया। इन्होंने कहा कि अगर वास्तव में आपको अल्लाह की प्राप्ति करनी है तो प्रेम, शुद्ध और पवित्रता के साथ अल्लाह की इबादत करिए और अल्लाह को अपना महबूब मानिए। और एक सच्चा प्रेमी जो होता है वो अपने महबूब के लिए फना हो जाता है, मिट जाता है। इस लेवल की इबादत करोगे तो आपको कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह आपको मिल जाएगा। हाँ, तो बस इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं और कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इन लोगों ने कहा कि देखो ऐसा है, कुरान मानो, इस्लाम मानो, लेकिन उसकी तार्किक व्याख्या होनी चाहिए, कुछ भी लोग बता देंगे तो ऐसा नहीं चलता है। तो इस तरीके से सूफियों ने इस्लाम धर्म में सुधार आंदोलन चलाया। इस्लाम धर्म की जितनी भी रूढ़िवादी चीजें थीं, जितनी भी कुरीतियां थीं, धार्मिक अलगाववाद था, जो भी आडंबर था, कट्टरवाद था, इन सब का इन्होंने विरोध किया। और इन्होंने कहा कि अल्लाह की इबादत ही उसकी सबसे बड़ी पूजा है, और अल्लाह की इबादत गानों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, नाच के माध्यम से इन्होंने शुरू करी। तो सूफी संतों को ही कव्वाली शुरू करने का श्रेय जाता है। इन्हीं लोगों ने जो है कव्वाली शुरू करी थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सूफी और सूफीवाद का एक प्रश्न आपका बना। अब इसके बाद की बात क्या है? लिखा है कि मुगल भारत में जमींदारों की विभिन्न श्रेणियों का वर्णन कीजिए। देखो, जमींदार अलग अलग श्रेणियों के होते थे। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि मुगल भारत में जमींदारों की विभिन्न श्रेणियों का वर्णन कीजिए। तो यहां पे क्या होता था कि मुगल काल में आपको 3 प्रकार के जमींदार मिलते थे। कितने? 3 विस्तृत श्रेणियां आपको मिलती थी। कौन कौन? एक होते थे स्वतंत्र जमींदार या स्वतंत्र मुखिया, मध्यस्थ जमींदार और मुख्य जमींदार। ये कौन कौन होते थे? ये दरअसल अलग अलग न होकर के बल्कि ये एक ही में थे, बस कुछ कामों की वजह से इनको अलग अलग कर दिया है। जैसे विद्वानों ने मुगल साम्राज्य में जमींदारों की 3 विस्तृत श्रेणियों को बताया है, या जमींदारों को 3 विस्तृत भागों में बांटा है। कौन कौन भाग? एक प्रकार के जो जमींदार होते थे उनको कहा जाता था स्वतंत्र मुखिया, दूसरे प्रकार के जो जमींदार होते थे मध्यस्थ जमींदार, और तीसरे प्रकार के मुख्य जमींदार। ये सबसे बड़े, उनसे बड़े ये, और उनसे बड़े ये दरअसल एक ही होते थे। जैसे ये श्रेणियां विशिष्ट न होकर बल्कि परस्पर थी, मतलब एक दूसरे से आपस में इंटरलिंक्ड थी। कैसे? जमींदार राज्य के हर हिस्से में थे, और शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र था जिसमें जमींदारी विकसित न हो या किसी प्रकार के जमींदार न हो। मुगल काल के दौरान की अगर हम बात करें तो उस समय भारत के हर क्षेत्र में जमींदार थे, और उस समय जमींदारी ही चलती थी। अभी खत्म कर दी गई है जमींदारी, क्योंकि जमींदारी में क्या होता था
एक एक जमींदार के पास 10-10 हजार बीघे खेती है, 100-100 एकड़ जमीन है, और गरीबों के पास कुछ भी नहीं है। पता चला गांव में 100 लोग रहते हैं, एक जमींदार रहता है, 100 लोगों के पास 1 बीघे भी जमीन नहीं, और जमींदार के पास 100 बीघे जमीन है। इसलिए जमींदारी अब खत्म कर दी गई है। लेकिन पहले आप लगभग हर गांव में जमींदार पा जाते थे। ठीक है, विद्वानों का अनुमान है कि उत्तर भारत में जमींदार का राजस्व हिस्सा 15 से 20% से कम नहीं था, जबकि गुजरात में यही हिस्सा 30 से 35% था। इसका मतलब क्या? विद्वान कहते हैं कि जमींदार क्या करते थे, किसानों को अपनी जमीन देते थे, किसान इसकी जमीन पे क्या करते थे, खेती करते थे, और जमींदार उसके बदले में टैक्स वसूलते थे। तो विद्वान कहते हैं कि उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो यहां पे उपज उतनी अच्छी नहीं होती थी शायद, इसलिए जमींदार किसानों से 15 या 20%, जैसे उनके 100 किलो गेहूं हुए तो उसमें से 15 या 20 किलो गेहूं टैक्स के रूप में वसूल लेते थे। लेकिन अगर यही बात हम गुजरात की तरफ की करें तो गुजरात में जो जमींदार थे वो किसान से 30 या 35% केवल राजस्व ले लेते थे, मतलब वहां पे ज्यादा शोषण होता था। जमींदार जो होते थे ये हथियारों से लैस होते थे, मतलब इनके पास बड़े लठैत होते थे, खूब भाला, मतलब इनकी अपनी एक सेना टाइप की होती थी। अपने क्षेत्र में मुगलों का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। कुछ जमींदार तो मुगलों के ही मातहत थे, मतलब मुगलों की हाँ में हाँ मिलाते थे, लेकिन कुछ जमींदार जो है मुगल सत्ता के अधीन नहीं थे, और इनको यह रहता था कि कभी भी अगर मुगल सत्ता की तरफ से कोई चुनौती आई तो हम उसके लिए बाकायदे रेडी हैं। अच्छा, केवल अकबर के शासनकाल में ही जमींदारी विद्रोह के 144 मामले दर्ज किए गए। कहते हैं कि अकबर के समय जो है जमींदारों ने बहुत बार विद्रोह किया, और अकबर के इलाके में, अकबर का जितना भी इलाका था, जितना साम्राज्य था, उसमें लगभग 144 मामले ऐसे दर्ज किए गए जिसमें क्या हुआ था, जमींदारी विद्रोह हुए थे। मध्यकालीन दस्तावेजों में जमींदारे जोर तलब का उल्लेख है। वे जमींदार जो केवल तभी राजस्व अदा करते थे जब उनसे जबरदस्ती मांगा जाता था। तो इसमें एक जमींदारों की श्रेणी है, जमींदार ए जोर तलब, मतलब कुछ जमींदार ऐसे होते थे जो मुगल बादशाहों को टैक्स नहीं देते थे। नियम क्या था, जमींदार ने किसानों से वसूला और जमींदार ने राजा को दे दिया, थोड़ा बहुत बचा के अपने पास रख लिया। लेकिन कुछ जमींदार ऐसे होते थे, जमींदारे जोर तलब, ये किसानों से तो लगान वसूलते थे लेकिन राजा को एक भी पैसा नहीं देते थे। तो राजा क्या करता था, इनसे जोर जबरदस्ती से पैसा वसूलता था, इसलिए इनको जमींदारे जोर तलब, मतलब जोर डालकर इनसे रुपया निकाला जाता था। तो ये जमींदारों की 3 श्रेणियां हुआ करती थी, स्वतंत्र मुखिया, मध्यस्थ जमींदार और मुख्य जमींदार। तो आप लिखेंगे शायद ही ऐसा कोई इलाका उस समय रहा हो कि वहां जहां जमींदारी न रही हो, हर जगह जमींदारी थी, और ये जमींदार जो है सेना से लैस होते थे और गांव के लोगों से टैक्स वसूलते थे, किसानों से। उत्तर भारत में टैक्स की दर 15 से 20% थी, जबकि गुजरात जैसे इलाकों में यह दर 30 से 35% हो जाती थी। कुछ जमींदार ऐसे होते थे जो मुगल बादशाहों को टैक्स नहीं देते थे, तो वो लोग क्या करते थे, इनसे जबरदस्ती टैक्स वसूलते थे। तो ऐसे जमींदारों को जमींदारे जोर तलब भी कहा जाता था। और कुछ जमींदार जो थे वो मुगल सम्राट या मुगल बादशाह के ही नाम पर काम किया करते थे। तो ये कहानी जो है उस समय के जमींदारों की बात है। अब जरा एक क्वेश्चन और देखते हैं, मुगल काल में सिंचाई के क्या महत्व थे। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था, मैंने आपसे कहा था कि मुगल काल की जितनी भी आमदनी थी राजा की, फैक्ट्रियां तो थी नहीं, बड़े बड़े उद्योग तो थे नहीं, क्या कर लेते, केवल खेतियां थी, कृषि थी, उस पर जितना उत्पादन होता उससे उतना ही टैक्स मिलता राजा को, राजा की कहानी चलती रहती। इसलिए हमने आपको शुरुआत में बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था कि मुगल काल के बादशाहों ने सबसे ज़्यादा खेती पर ध्यान दिया। क्यों? जितनी ज़्यादा खेती होगी उतनी ज़्यादा उपज होगी और उतना ही ज़्यादा हमको टैक्स मिलेगा और उतना ही ज़्यादा हमारे पास धन बढ़ेगा। इसलिए मुगल बादशाहों ने सिंचाई के लिए बहुत 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 उपाय किए। देखिए,
मुगल काल में सिंचाई के आजकल जैसे कृत्रिम साधन नहीं थे, ये तो बात ठीक है। आज हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, हमारे पास ट्यूबवेल है, हमारे पास सौर ऊर्जा वाला है, हमारे पास लिस्टर इंजन है, पंप सेट है, बहुत सारे हैं, लाइट वाला मोटर सबमर्सिबल लगा देते हैं। लेकिन उस समय हमारे पास ऐसे साधन नहीं थे, हम प्राकृतिक साधनों से सिंचाई किया करते थे। कैसे? किसान तालाब तथा कुओं से सिंचाई किया करते थे, प्राकृतिक चीजें हैं, कुआं तालाब तब भी होते थे, इनसे सिंचाई करते थे। इतिहासकार फ्रांसवा बर्नियर ने मुगल काल की सिंचाई व्यवस्था का वर्णन किया है, उसका एक ग्रंथ भी है, हम आपको आगे पढ़ाएंगे चैप्टर में, अगला चैप्टर वही है, नहीं हम पढ़ा चुके हैं आपको, मुगल ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, उसमें उसने मुगल काल के समय सिंचाई की बात की है। उसमें उसने क्या कहा, शाहजहां के काल में सिंचाई के लिए 2 नहरों का निर्माण कराया गया था, एक पंजाब में बनी थी शाह नहर, इसका नाम हमेशा याद रखिएगा। शाहजहां ने पुरानी नहरों का जीर्णोद्धार भी कराया और उनको सिंचाई के योग्य बनाया। शाहजहां ने 2 नहरें बनाई, एक नहर का नाम है शाह नहर, शाह नहर, शाह नहर जो है ये पंजाब में पड़ती है, दूसरी का जिक्र नहीं मिलता है लेकिन कहते हैं बनवाई गई थी। और शाहजहां ने जो पुरानी नहरें पड़ी हुई थी, मतलब जो एबंडन्ड हो गई थी, अवशेष बचे थे, उनको बाकायदा फिर से रिपेयर कराया, उनकी खुदाई करवाई और उनमें भी पानी बहने लगा, तो इनसे भी सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में हो गई। मुगल सम्राटों ने तालाब और कुओं को भी का भी निर्माण करवाया, पुराने कुओं की सफाई की जाती थी जिससे किसानों को अधिक पानी मिलता था। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि मुगल बादशाहों ने सिंचाई के लिए पर्याप्त उपाय किए, पर्याप्त साधनों का विकास किया। जितनी ज्यादा सिंचाई होगी उतनी बढ़िया खेती होगी, उतना ज्यादा राजस्व मिलेगा, उतनी ही ज्यादा हमारी स्थिति बढ़ेगी, मजबूत होगी। तो ये रहा सिंचाई। तो उसमें सिंचाई के साधन क्या क्या हुआ करते थे, आप गोला बना के ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उस समय नहरें, ठीक है, नदियां, ठीक है, नदियों से भी सिंचाई होती थी, ठीक है। उस समय सिंचाई के माध्यम कुएं भी हुआ करते थे, उस समय सिंचाई के तालाब सबसे बढ़िया होते थे। तो इस तरीके से उसमें बोरिंग वगैरह नहीं होती थी, तो यही 4-5 जो है साधन हुआ करते थे सिंचाई के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और जरा देख लिया जाए। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, अकबर के शासन काल में भूमि के वर्गीकरण का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो जब भी अकबर के समय की भूमि, राजस्व, समाज, कोई भी बात आए अकबर के समय की, आईने अकबरी का जरूर जिक्र करिए। तो आप लिखिए, अकबर के शासन काल में भूमि का वर्गीकरण कैसे था, सीधे लिखो, आईने अकबरी में वर्गीकरण के मापदंड की निम्नलिखित सूची दी गई है, ठीक। हम आपको उत्तर की रूपरेखा बता दे रहे हैं। आपको बताया था कि अकबर ने कहा कि जितना ज्यादा टैक्स आएगा उतना ज्यादा हमारी समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सब किसानों से एक जैसा टैक्स तो नहीं लिया जा सकता, कुछ की उपज कम होती होगी, कुछ की बहुत ज्यादा होती होगी, किसकी सबसे कम होती होगी। इसलिए अकबर ने कहा पूरे भारत में जहां तक हमारा साम्राज्य है, सबसे पहले जमीन का वर्गीकरण कराइए, जैसी जमीन होगी हम उस किसान से वैसा टैक्स लेंगे। इसलिए क्या हुआ, आईने अकबरी में बाकायदा इस बात को कहा गया है कि बादशाह अकबर ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए सारी जितनी भी अपनी जमीनें थीं उन सारी जमीनों के लिए पहले क्या किया, उन सारी जमीनों का वर्गीकरण किया, जमीनों को अलग किया, बहुत उपजाऊ, कम उपजाऊ, उससे कम उपजाऊ, बिल्कुल बेकार, और उसी के आधार पर उन्होंने टैक्स लगाया। यह एक प्रगतिशील व्यक्ति की निशानी हो सकती है। तो इनकी जो अलग अलग जमीनें थीं उनमें जो सबसे नंबर 1 पे जमीन थी उसको पोलज कहा जाता था, मतलब पोलज बेस्ट फर्टाइल जमीन थी। यहां पे हर साल में 2-3 बार फसल होती थी, मतलब एकदम मस्त उपजाऊ जमीन होती थी, नंबर 1 जमीन होती थी, और इस पर जो टैक्स लगता था वो सबसे ज्यादा होता था। क्यों, यह वह जमीन है जिसमें एक के बाद हर फसल की लगातार खेती होती रहती थी, जैसे हम लोगों की होती है, इसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था। दूसरे प्रकार की कौन थी, दूसरे प्रकार की जमीन होती थी उसको कहते थे परती।
यह वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी। जैसे अभी फसल हुई है, 6 महीना रोक दिया गया, 6 महीने के बाद फिर फसल हुई। तो जिस पे लगातार फसल हो रही है उस पे मान लेते हैं 4 फसलें हो गई, इसको रोका गया तो इस पे 2 ही फसलें हुई, तो इस पर जो है उस हिसाब से टैक्स अप्लाई किया जाता था। इसके बाद चाचर क्या होती थी? अच्छा, इसे कुछ दिन के लिए इसलिए रोक दिया जाता था कि यह अपनी जो उर्वरा शक्ति है उसको वापस पा ले। चाचर क्या थी? इस पर एक बार फसल की जाती थी, फिर 3 या 4 वर्षों तक इसको खाली छोड़ दिया जाता था, फिर 3-4 वर्षों के बाद खेती की जाती थी। इस पे सबसे कम टैक्स लगता था। और बंजर थी, जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों में खेती नहीं की गई हो। तो मतलब यह है कि बंजर वो होती थी जिस पर खेती ना के बराबर होती थी, मतलब ना ही मान के चलो, इस पर सबसे कम टैक्स लगता था। अगर हुई तो टैक्स देना है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, पहले 2 प्रकार की जमीन की 3 किस्में हैं, अच्छी, मध्यम और खराब। वे हर किस्म की जमीन के उत्पाद को जोड़ देते हैं और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता है, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता है। मतलब ये जितनी भी जमीनें थी, इनमें ऊपर की जो 2 जमीनें हैं, कौन कौन? एक पोलज, ठीक है, और एक परती। इन पे जो उत्पादन होता था, ठीक है, इन उत्पादन का 1/3 हिस्सा टैक्स के रूप में जाता था। तो ये अकबर के समय का क्या था? ये अकबर के समय का भूमि का वर्गीकरण था। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क देकर के जा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है प्रश्न। ठीक है, इसको वैसे हमने इसका उत्तर भी दे दिया है, लेकिन आप हो सके तो इसको जरूर करिएगा। इसका प्रश्न यह है, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया था? जजिया कर कब और क्यों समाप्त किया था? ठीक, यह प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर हमको बताइएगा। मिलते हैं कल की ऑब्जेक्टिव की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।